हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने डे टू डे लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में देख पाते हैं, वो सारे किसकी वजह से देख पाते हैं? परावर्तन की वजह से। परावर्तन किसे कहते हैं? तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, ये कोई सरफेस है और जब इस सरफेस पे कोई प्रकाश की किरण इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो उसका क्या होता है? परावर्तन होता है। वो उसी माध्यम में वापस क्या होती है? लौट जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो किरण है ये क्या कहलाती है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। और इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। इस किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखिए, आपतित किरण जिस बिंदु पे आपतित होती है सतह के ऊपर, ये इस बिंदु पे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। तो इस बिंदु पर इस सतह के लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब या फिर नॉर्मल। अब आगे देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। और इसे किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। दूसरा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। और इसको किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। इस प्रकार से परावर्तन के कुछ नियम हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और पहला नियम आप यहाँ से लिखेंगे, आपतन कोण का मान किसके इक्वल होना चाहिए? परावर्तन कोण के इक्वल होना चाहिए। तो ये परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम आप यहाँ से लिखेंगे, आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से परावर्तन के दो नियमों को हमने पढ़ा। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा हमने देखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? दोस्तों, समतल दर्पण की बात करें तो जिसमें हम रोज़ाना अपना चेहरा देखते हैं उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुणों की बात करें तो आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है, जो प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। लेकिन याद रखें, ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? लिटरली इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि पार्श्व उल्टा बनेगा। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा, लेकिन कैसा होगा? पार्श्व उल्टा होगा, लिटरली इन्वर्टेड होगा। इस लिटरली इन्वर्टेड पार्श्व उल्टा का मतलब क्या है? यानी कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसमें दायां भाग आपको बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। ये पहली प्रॉपर्टी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो याद रखें, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, लेकिन कैसा होता है? पार्श्व उल्टा, यानी कि दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। दूसरा हम देखें तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु रखी है, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे दर्पण के सामने आपने वस्तु को रखा है। ये दूसरा गुण आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु के समान बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वस्तु के समान, यानी कि
जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको समतल दर्पण में देखने को मिलता है। और याद रखना, इस कंडीशन में चाहे दर्पण आपका कैसा भी हो, समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, कैसा भी दर्पण हो, यदि वो दर्पण वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो उस दर्पण का जो आवर्धन है, मैग्नीफिकेशन है, वो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ये किसी वस्तु का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। चाहे वो दर्पण कैसा भी हो, अवतल हो, उत्तल हो, चाहे वो समतल दर्पण हो, यदि वो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो उस दर्पण का आवर्धन, मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इस दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होता है? +1 होता है। इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें फोकस दूरी की, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसका आवर्धन क्या होता है? +1, और इसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। इसके आगे हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पूरी तरह से हम डिटेल से चर्चा करेंगे। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह कैसी हो, वक्रित हो या फिर गोल हो, उन दर्पणों को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप यहाँ से नोट करें, अवतल दर्पण। एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो ऐसे दर्पण जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह कैसी हो, गोल हो, उन दर्पणों को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर से क्या हो? गोल हो। आपने चम्मच देखा होगा, खाना खाने वाली जो चम्मच होती है उसमें 2 भाग आपको देखने को मिलते हैं। एक भाग वो जिससे हम खाना खाते हैं, और दूसरा उसके पीछे की तरफ का जो भाग है, तो वो किस तरह के दर्पण की तरह बिहेव करते हैं, उससे आप इसको समझ सकते हैं। तो जिस भाग से हम चम्मच से खाना खाते हैं वो किस दर्पण की, किस मिरर की तरह बिहेव करेगा? अवतल दर्पण की तरह। तो ये जो दर्पण आप देख पा रहे हो, ये किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दूसरा उत्तल दर्पण की हम बात करें तो चम्मच का पीछे वाला जो भाग होता है वो किस दर्पण की तरह बिहेव करेगा? उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे हम इनकी परिभाषा की बात करें तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अवतल दर्पण की बात करें तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर से क्या हो? वक्रित हो या फिर गोल हो, उन दर्पणों को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और उत्तल की बात करें तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर से क्या हो? वक्रित हो या फिर गोल हो, उन दर्पणों को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। अब आगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये दर्पण है, दर्पण चाहे आपका कैसा भी हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम बातें लागू होती हैं। ये आपके पास दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यदि इस दर्पण को एक स्फीयर का पार्ट माने, एक गोले का भाग माने, तो इस गोले का कोई ना कोई केंद्र जरूर होगा। ये इस गोले का क्या है? केंद्र है। मान लीजिए इस गोले का क्या है? केंद्र है। तो इस गोले का जो केंद्र है वो इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस गोले का केंद्र, यदि किसी दर्पण को, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, यदि दर्पण को गोले का भाग माना जाए तो उस गोले का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। किसका? उस दर्पण का। दूसरी हम बात करें
तो दर्पण की परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण की परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ध्रुव किसे कहेंगे? ये आपके दर्पण की परावर्तक सतह है और इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? इस दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा। वक्रता केंद्र की हम बात करें तो वक्रता केंद्र को हम किससे डिनोट करेंगे? C से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे हम बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आगे हम बात करें मुख्य अक्ष की, तो देखिए मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे हम बात करें फोकस की, तो देखिए फोकस किसे कहेंगे? फोकस की आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे आपतित होती है, ये आपकी आपतित किरण है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु उस दर्पण का क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। और फोकस को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल F से डिनोट करते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो बिंदु उस दर्पण का क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। और फोकस को हम किससे व्यक्त करेंगे? F से व्यक्त करते हैं। आगे हम बात करें फोकल लेंथ की, फोकस दूरी की, तो देखिए फोकस दूरी हम किसे कहेंगे? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, फोकस दूरी किसे कहेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है जिसको ग्रीन लाइन से मैंने दर्शाया है, इसे हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो याद रखिए ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसको ग्रीन लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी दर्पणों को लेकर के, चाहे वो दर्पण आपका उत्तल दर्पण हो चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम बातें यहाँ पे लागू होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे दर्पणों से संबंधित कार्तीय निर्देशांक पद्धति। मान लीजिए आपके पास दर्पण है, एक दर्पण है, दर्पण आपके पास कोई सा भी हो सकता है, उत्तल या फिर अवतल। ये आपका मुख्य अक्ष और ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस। तो यहाँ पे देखिए दर्पण से संबंधित जितनी भी दूरियां हम ज्ञात करते हैं वो कहाँ से ज्ञात करते हैं? ध्रुव से ज्ञात करते हैं। इसका मतलब ध्रुव को क्या माना जाता है? मूल बिंदु माना जाता है। ध्रुव को क्या माना जाता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। आगे हम बात करें ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी ली जाती हैं? नेगेटिव ली जाती हैं। और ध्रुव से बाईं ओर की बात करें तो ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और ध्रुव से ऊपर की ओर यदि हम बात करें तो ऊपर की ओर की जो दूरियां हैं वो कैसी होती हैं? धनात्मक। और नीचे की ओर की दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। आगे हम देखें तो ऑब्जेक्ट हमेशा यानी कि वस्तु हमेशा दर्पण में किधर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से ध्यान से समझें। दर्पण से संबंधित जब वस्तु को हम रखेंगे तो वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। और बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। बाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो वस्तु की ध्रुव से जो दूरी होती है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? U से व्यक्त करते हैं। और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं, इसका मतलब U की जो वैल्यू है वो हमेशा आपको कैसी लेनी है? माइनस की लेनी है। आगे हम बात करें प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। और इस प्रतिबिंब दूरी को हम किससे व्यक्त करेंगे? V से। तो याद रखें बिंब दूरी यानी वस्तु की ध्रुव से दूरी क्या कहलाती है? बिंब दूरी। और इसको किससे व्यक्त करते हैं? U से व्यक्त करते हैं।
और u का मान हमेशा कैसा होता है, माइनस का होता है, चाहे आपको न्यूमेरिकल में गिवन हो चाहे नहीं गिवन हो। आपको न्यूमेरिकल में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और लेकिन आपको वैल्यू कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है, क्योंकि वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। आगे हम बात करें प्रतिबिंब दूरी की, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, v से व्यक्त करेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। और v की वैल्यू यदि आपके पास कैसी आती है, दर्पण से संबंधित, मैं किससे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दर्पण से संबंधित v की वैल्यू आपको कैसी प्राप्त होती है, पॉजिटिव प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा उधर प्रतिबिंब ना बन के दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। और इस कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। और आभासी होगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। दूसरा, यदि आपने जिधर वस्तु रखी है, वस्तु हमेशा किधर रखेंगे, अपन बाईं तरफ रखेंगे। जिधर आपने वस्तु रखी है यानी कि बाईं तरफ वस्तु रखी है, और बाईं तरफ ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो v की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी, यानी कि माइनस मिलेगी। और इस कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो जिधर वस्तु रखी उधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। उसके लिए v की वैल्यू कैसी होगी, ऋणात्मक। और यदि आपने जिधर वस्तु रखी है, बाईं तरफ वस्तु रखी है, प्रतिबिंब आपको दाईं तरफ मिलता है, तो v की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। और उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आगे हम बात करें अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उनको आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव, और ये आपका वक्रता केंद्र, और ये आपका फोकस। तो पहला रूल आप यहाँ पे लिखेंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये आपका फर्स्ट रूल है। जब हम इनसे संबंधित रे डायग्राम बनाएंगे, किरण आरेखों को बनाएंगे, तो ये बातें आपके जरूर काम आएंगी। तो पहला नियम क्या लिखा आपने, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये आप दूसरा नियम यहाँ से नोट कर सकते हैं। तीसरे नियम की हम बात करें तो उसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तीसरा नियम वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। चौथा नियम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, डायग्राम से इसको समझते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण, चाहे आपका दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण आपका अवतल हो, यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित होती है, तो जितने डिग्री कोण पे वो ध्रुव पे आपतित होती है, उतने ही डिग्री कोण पर उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से 4 नियमों को हमने पढ़ा जो रे डायग्राम बनाने में आपके काम में आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इससे आगे के जो टॉपिक हैं उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।